Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So we are doing chapter number 3 that is motion in straight line of class 11th. So ये है लेक्चर नंबर 2. हमने कल का जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 1 वहाँ पर बहुत ही बेसिक्स हमने डिस्कस किए. मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है. ये सब चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. रेस्ट और मोशन के बारे में. पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कंसिडर कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो उसने मोशन किया, जो वो मूव हुआ, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तब हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी मोशन को, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन से मीनिंग क्या होता है? 1 डायमेंशनल का मोशन का मीनिंग ये है कि हम उस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं एक ही डायमेंशन की हेल्प से. ठीक है. 2 डायमेंशनल का मीनिंग ये है कि हमें 2 डायमेंशंस की ज़रूरत होगी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. और 3 डायमेंशनल का मीनिंग है कि हमें 3 डायमेंशंस चाहिए होंगे उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये इनका मीनिंग होता है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया. आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में. तो अब हम एक्चुअल में मोशन पर आ जाते हैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है, तो हम एक्चुअल में मोशन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कि वो कैसा होगा. चलिए. सो दिस इज अ बॉय. अब ये मूव करना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से. ठीक है. अब जो एक्चुअल में डिस्टेंस मूव कर रहा है, पहले हम उसकी बात करते हैं. ठीक है. सो ये गया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी अपने घर पर, और बाद में चलो ये कहीं खेलने चला गया पॉइंट सी. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं, ये इसने एक्चुअल में मूव किया. ठीक है, ऑन हिज बाईसाइकिल. तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये जो दूसरा डिस्टेंस है 3 मीटर्स. तो अगर कोई मुझसे पूछता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉय, अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहां हो जाएगा 7 मीटर्स इज इक्वल टू 7 मीटर. जहां से उसने स्टार्ट किया उसने 7 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया. अग्री. लेकिन अगर मैं देखता हूं उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए और उसकी फाइनल पोजीशन है पॉइंट सी इस कंप्लीट जर्नी के दौरान. ठीक है. इस कंप्लीट जर्नी में उसकी इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर गया, इस टाइम पर वो यहां है. ठीक है, दिस बॉय इज हियर. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि वो 7 मीटर्स दूर है. 7 मीटर्स दूर तो वो है ही नहीं. हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन कर देंगे उसकी फाइनल पोजीशन से, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली आप ज्वाइन कर दो, वो निकल कर आ रहा है 5 मीटर. कितना आया वो? 5 मीटर्स. तो हम ये कहेंगे कि बॉय अपनी पोजीशन से या फिर इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ. डिस्प्लेस मतलब वो कितना मूव हुआ. ठीक है, वो कितना मूव हुआ? 5 मीटर्स. तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट. राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ज्यादातर क्वांटिटीज के बीच में क्लियर ही होंगे, क्योंकि ये क्लास 9th में भी हम चैप्टर मोशन के दौरान पढ़ते ही हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. तो आज का जो लेक्चर है वो इसी बारे में है. ठीक है, यही बेसिक टर्म्स हमें डिस्कस करनी है. एक बार तो हमें ये डिस्कस करनी होंगी, उसके बाद हम इसको यूज करते रहेंगे थ्रू आउट, क्योंकि अभी ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 मतलब 3rd चैप्टर से लेकर आगे के 5-6 जो चैप्टर्स हैं, लगातार हमें मोशन के बारे में ही बात करनी है. यानी कि हम इन टर्म्स को बार बार यूज करने वाले हैं. तो एक लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करना बनता है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज डिस्टेंस. ये जो 7 मीटर्स है वो इसका डिस्टेंस है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई उस बॉय की वो 5 मीटर्स है. हमें पता है 2 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है. राइट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम अलग अलग ही पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये हम इनके जो डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार क्या है, जो कि बहुत ही ईजी से होते हैं. डिस्टेंस हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है. यानी कि मैंने ये कहा अगर इस सिचुएशन में कि वो 5 मीटर्स दूर है अपनी इनिशियल पोजीशन से, लेकिन वो 5 मीटर यहां भी तो हो सकता था. ठीक है, यानी कि यहां किसी डायरेक्शन में, इधर, वो किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता था. हमने कहा 5 मीटर इधर ही है, वो उसकी डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो हमें बताना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा डायरेक्शन को बताने का. ठीक है, कि लेट्स से कि वो 30 डिग्री एंगल पर है एक्स एक्सिस से,
है ना, आप एक लाइन बनाओ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर, या फिर इस डायरेक्शन को क्या मान लो आप, इसको हम ईस्ट डायरेक्शन भी कह देते हैं ना, दिस इज डायरेक्शन ईस्ट। तो इससे 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ आप मूव करना स्टार्ट करो, करते जाओ 5 मीटर्स तक जब आप मूव करोगे तो आप उसकी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, फाइनल पोजीशन पर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन इसका कोई यूज ही नहीं है बताने का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल अगर मुझे डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो ये क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल में उस लड़के ने पाथ को ट्रेवल किया, ट्रेवर्स बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो उसने एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया वो उसका डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है मेजर्ड इन द डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो जो चीज है वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है सबसे पहली चीज, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। चलिए फिर आता है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा। तो हमेशा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियस उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर वो मोशन में है, तो उसका डिस्टेंस फॉर श्योर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट एज वी नो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्या हो सकता है, एक डायरेक्शन में मूव किया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो उसको हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब यहां पर जीरो का मीनिंग ये नहीं है कि बॉडी ने मोशन किया ही नहीं, बॉडी मोशन में आई ही नहीं, हो सकता है बॉडी मूव करी हो, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन पर वहीं आ गए, घूमकर वहीं आ गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। अगर मैं कंप्लीट जर्नी में पूछ रहा हूं, ठीक है, आपने मूव करके 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में आप वापस घर आ गए, ठीक है, कुछ सामान लेने गए और वापस घर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई उस कंप्लीट 1 आवर के दौरान, योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट। लेकिन अगर मैं पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट हाफ आवर में कितनी है, आधे घंटे में अगर मैंने पूछी, तो उस टाइम पर आप मार्केट में हो, ये आपका घर है, ये आपका मार्केट है, ठीक है। तो आप घर से गए मार्केट, मार्केट से आए घर, हाफ आवर में अगर मैंने पूछा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ होगी, यानी कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैंने 1 आवर के बाद में डिस्प्लेसमेंट पूछी तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो गई। बट जीरो डजंट मीन कि आपने मूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस में अगर जीरो है तो दैट मीन्स वो बॉडी का मतलब हमें कंफर्म है कि वो बॉडी रेस्ट पर ही होगी, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है, इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। देखो, जब मुझे मोशन डिस्क्राइब करना है, किसी को बताना है, तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा कि वो मेरे घर से 5 किलोमीटर, मुझसे पूछा बस स्टैंड कितनी दूर है, तो मैंने बोला 5 किलोमीटर्स, लेकिन 5 किलोमीटर्स कहाँ से, ठीक है। एक ओरिजिन का, एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन को कंसिडर किया, ये है, ठीक है। अगर वो बॉय एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो मैं किसी भी डायरेक्शन को देखो पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो लेट्स से मैंने इस डायरेक्शन को माना पॉजिटिव, ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, प्लस पॉजिटिव में 5 मीटर्स, ठीक है। अगर वो बॉय ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में, सो आई विल से उसकी डिस्प्लेसमेंट है -5 मीटर्स, ठीक है। दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो सेम है, यहां पर भी वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, यहां पर भी वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ। बट पॉजिटिव साइन हेयर इंडिकेट्स कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव साइन हेयर इंडिकेट्स वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि ये जो साइन है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, जो साइन लग जाता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट
और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया आप घूमकर वहीं आ गए, तो आपकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कंप्लीट जर्नी में आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो हियर योर डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक जीरो वेक्टर है, ठीक है. ये हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जीरो वेक्टर जो हम बोलते हैं, जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो यहां पर है. देखो, अगर कोई बॉडी जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर पहुंच गई वापस, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर है वो, ठीक है. दैट इज अ वेक्टर, क्योंकि हम एक वेक्टर क्वांटिटी का आंसर दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी गई है, तो योर आंसर कांट बी ओनली जीरो. आप सिर्फ जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर आपका आंसर होगा. ऑल्दो हम जीरो बोल देते हैं रफ लैंग्वेज में, बट टू बी प्रिसाइज वो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि अब वो क्या सिर्फ जीरो वेक्टर होगा या सिर्फ जीरो होगा, तो आप बोलेंगे जीरो वेक्टर होगा. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये चीज हमें समझ में आ गई. अब डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर वो इक्वल हो सकता है, ठीक है. लेट्स से दिस इज अ गाय, अब ये मूव करना स्टार्ट करता है, एक डायरेक्शन में इसने मूव किया, ठीक है. लेट्स से ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है, 3 मीटर्स इसने मूव किया, फिर वो 4 मीटर्स इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर ली. ऑल्दो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी जो हम बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना है कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल हो सकता है. अब अगर वो 4 मीटर देखो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो अब उसकी डिस्टेंस है 7 मीटर्स, 3 + 4 7 मीटर्स. अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो वो हो जाएगी 5 मीटर्स, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इस सिचुएशन में ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से. लेकिन अगर वो 4 मीटर्स सेम डायरेक्शन में ही मूव करता, ठीक है, हम एक केस ये भी कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे पेन से बना लेते हैं इसको हम यहां पर, ठीक है. लेट्स से वो 4 मीटर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है. अब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, पहले 3 मीटर्स मूव किया, सेम डायरेक्शन में ही 4 मीटर्स मूव कर गया, ठीक है. तो अब अगर वो यहां है दिस गाय, ठीक है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है. नाउ इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस इज ऑल्सो 7 मीटर, 3 + 4 ऑब्वियसली 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 7 मीटर्स, ठीक है. डिस्प्लेस कितना हुआ, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में वो कितना डिस्प्लेस हुआ, 7 मीटर्स. तो यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो अगर हमारा मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होना, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर लेता है, ठीक है, अगर ये वापस आना स्टार्ट कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, अभी 7 है टोटल डिस्प्लेसमेंट, 6 हो जाएगी, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0. डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, लेकिन अगर वो वापस आया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर्स जाते हुए 7 मीटर्स आते हुए, टोटल डिस्टेंस 14 मीटर्स, ठीक है. तो उस सिचुएशन में देखो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्टेंस इक्वल कब होगा डिस्प्लेसमेंट के, जब मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो. हमें यह समझ में आ गया. अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर ली, रिवर्स डायरेक्शन में भी वो आने लगा, तब भी वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, when motion is along one direction only, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा तब भी ये ट्रू नहीं होगा. तो अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में, स्ट्रिक्टली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, तो आई कैन से डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं. अदरवाइज कुछ भी हो जाए, अगर वो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर रहा है या फिर वो रिवर्स आना स्टार्ट कर देता है, तो डिस्टेंस उस टाइम पर बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाती है, देखो कम हो गई. यहाँ पर 7 मीटर्स नहीं आई, ठीक है. डायरेक्शन के चेंज होने से अब आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली डिस्टेंस से कम हो जाएगी, वो हम देख सकते हैं. इक्वल वो सिर्फ तब होंगे जब मोशन स्ट्रिक्टली एक ही डायरेक्शन में होगा तब. ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर. ये हमने बात कर ली डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट ऑल्दो देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, लेकिन हमें पता है, ये भी पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे एक डायरेक्शन में हो रही है, फिर सेम डायरेक्शन में थोड़ा सा और डिस्प्लेस हुआ, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है.
ये कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एल्जेब्रिकली अगर ये 3 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है, हम उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया, 7 मीटर्स आ गया, ठीक है। अगर ये एक डायरेक्शन में गया फिर ये वापस आ रहे हैं, अब ये कैसे वेक्टर्स हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और इन्हें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें वैसे भी क्या पढ़ना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मोशन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, तो यहाँ पर वेक्टर्स जो है या तो वो पैरेलल होंगे या फिर वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। इस चैप्टर में हमें ये नहीं पढ़ना कि पहले बॉडी यहाँ मूव कर रही है फिर बॉडी यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशंस। ये क्या हो गया? मोशन इन 2 डायमेंशंस। ये तो हमें यहाँ पर स्टडी ही नहीं करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा वेक्टर्स की बात करेंगे नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को कोशिश करेंगे कि बिना वेक्टर के ही काम चल जाए, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने क्लास 9th में भी डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, बिना वेक्टर क्वांटिटीज पढ़े, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि तब भी जो हमने मोशन पढ़ा वो यही मोशन था, मोशन अलोंग वन लाइन। या तो वो पैरेलल होगा या फिर वो एंटी पैरेलल होगा, तो उसको हम डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते थे। हमें कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ जानने की ज़रूरत नहीं थी। इवन एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन इन प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन में वेक्टर्स को दिया गया है ना। तो यानी कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। इस चैप्टर के लिए हमें वेक्टर्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बट हम ऑलरेडी वेक्टर्स कवर कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की फॉर्म में दिखाएंगे नहीं। चलिए स्पीड को डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई है। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत टाइम से आप डिफाइन करते आ रहे हो छोटी क्लासेस से स्पीड को, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जिस रेट से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है। दिस इज बॉडी, ये जिस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है। लेट्स से इसने 1 मीटर मूव किया, ठीक है, 1 सेकेंड में, लेट्स से, ठीक है। अगला 1 मीटर भी मूव किया 1 सेकेंड में, तो ये किस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से चेंज कर रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे बता रहा है कि वो 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव कर रही है, ठीक है। सो दिस टर्म इज एक्चुअली स्पीड, ठीक है। ये क्या बता रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उस बॉडी की किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? ये डिफाइन करना बहुत इजी है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट से वो डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। किस रेट से वो अपना डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम डिस्टेंस के टर्म्स में ही कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस किस रेट से कवर करती है कोई भी बॉडी, ठीक है, वो जो होगा वो क्या बताएगी हमें? स्पीड के बारे में हमें पता लगेगा। तो ये हो गया स्पीड। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो हमें अभी अभी लिखा मीटर पर सेकेंड, यही इसकी एसआई यूनिट होती है। लेंथ की यूनिट एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ऑल राइट। और हम क्या लिख सकते हैं अब इसका फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो ये फॉर्मूला भी आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चेंज थोड़े हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का, ठीक है। तो डायमेंशनल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए स्पीड क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ। डिवाइड हमने किससे किया? टाइम से, तो हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर में क्या आएगा? -1। मास यहाँ पर यूज हुआ नहीं फॉर्मूले के अंदर, तो मास की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। v से हम क्या रिप्रेजेंट करें यहाँ पर? स्पीड, वॉल्यूम मत समझना, ओके। तो ये हो गया स्पीड के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गई, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज, अब स्पीड देखो 2 तरह की होती है। अब कोई भी बॉडी, अगर हम रोड पर जाते हैं तो हम क्या सेम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करते रहते हैं? नहीं, ब्रेकर आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, हमारी स्पीड तो चेंज होती है। यानी कि
ज़्यादातर जो हमें स्पीड देखने को मिलती है वो कैसी स्पीड होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। लेकिन आइडियल केसेस में हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कैसे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जहां पर स्पीड क्या हो, कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। वेरिएबल स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज कर सकती है। वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है कि वो जो हमारी स्पीड है वो चेंज कर सकती है। इसको यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड को, तो जब स्पीड चेंज हो जाती है तो इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों का मीनिंग सेम है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो कांस्टेंट ना हो, यूनिफॉर्म मतलब जो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी आप उसे कह सकते हैं। रियल लाइफ में हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही देखने को मिलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का कोई एग्जांपल बता सकते हैं। अब जैसे हम ये तो मानते हैं कि गाड़ी अगर इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, सेम स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो ये तो मानने वाली बात हो गई। कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी है, कोई बॉडी जो सच में यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती हो? तो इसका एक ही एग्जांपल आपको समझ में आएगा, लाइट, ठीक है। तो जब लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, हमें पता है स्पेस, अर्थ के अंदर आने के बाद में तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, लेकिन अदरवाइज जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है ना लाइट की स्पीड। तो ये इसी स्पीड से ट्रेवल करती है सन से लेकर जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट नहीं एंटर कर जाती, ठीक है। तो लाइट एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड का, क्योंकि वो सच में वहां पर स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अदरवाइज आप जो भी एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, वो सब जो बॉडीज हैं वो वेरिएबल स्पीड से ही मूव कर रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन स्पीड में हम देख सकते हैं, जैसे जो हमारी वॉच है, ठीक है, अब उसकी जो नीडल है वो भी स्पीड क्या है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन तो है नहीं, है ना, डायरेक्शन तो है नहीं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं यूनिफॉर्म स्पीड के। वेरिएबल स्पीड के मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, वो हम डेली मतलब वेरिएबल स्पीड से ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हम डील करते ही हैं। क्लियर है? तो अब इसको डिफाइन कैसे करना है, चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन अ बॉडी, अब डिफाइन कैसे करते हैं, कवर्स, ठीक है, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है। वेरिएबल स्पीड के लिए हम क्या कहेंगे, व्हेन अ बॉडी कवर्स, ये लाइन तो सेम रहेगी, अनइक्वल डिस्टेंस, यहां पर हम लगा देंगे अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑल राइट, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीड का ही टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए स्पीड दो तरह से हम, वो तो था यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो तो स्पीड की टाइप्स थी, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड वेरिएबल है, यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड कैसे बताएं। देखो जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी बताने की क्या जरूरत है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो फिर ठीक है, वो हर टाइम पर 20 से ही मूव करेगा, उस पर मैं अलग अलग टाइम पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, तब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा अब उसकी स्पीड कितनी है, अब उसकी स्पीड कितनी है, मतलब हर इंस्टेंट पर हम उसकी स्पीड जानना चाहते हैं, ठीक है। वेरिएबल स्पीड से हम खुद ट्रेवल करते हैं, अगर हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्पीड हमें कौन बताता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है गाड़ियों में या फिर बाइक पर ये जो लगा है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी ऑडोमीटर नहीं, स्पीड हमें बताती है स्पीडोमीटर, और ऑडोमीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है। दोनों चीजें, ऑडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, ठीक है।
तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस हमें जो व्हीकल्स के अंदर लगा होता है वो ओडोमीटर होता है, वो हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बताता। घर अगर हम वापस आ गए तो वो जीरो तो नहीं शो करता, ओडोमीटर हमेशा इंक्रीज ही करता है नंबर में, तो वो डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है। अब स्पीड जो हम बता सकते हैं, जो बॉडी वेरिएबल स्पीड से जा रही है उसकी या तो हम एवरेज स्पीड बता सकते हैं या फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेट करनी है या तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करूंगा या फिर मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंट मतलब एक मोमेंट, ठीक है। इसी मोमेंट पर मैं जानना चाहता हूं कि इसकी स्पीड क्या है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें कैसी स्पीड बताता है? अब 5 मिनट पहले मैं किस स्पीड से चल रहा था वो तो नहीं बताता, उस इंस्टेंट पर मेरी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है वो बता रहा है, राइट। सो स्पीडोमीटर हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो स्पीडोमीटर टेल्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड फिर हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड हम खुद कैलकुलेट करते हैं कई बार जस्ट आइडिया लगाने के लिए। अगर हम एक जगह से, ठीक है, चंडीगढ़ से हम गए दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़ से हम गए दिल्ली, अगर लेट से बस में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कैसी होगी? वेरिएबल स्पीड होगी, बस सेम स्पीड से तो नहीं मूव कर सकती थ्रू आउट द जर्नी, ये तो सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर्स, ठीक है। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस मान लिया 200 किलोमीटर है। अब बस ने कितना टाइम लगा दिया? बस ने लगाए 4 आवर्स, ठीक है। अब हमें ये तो पता ही है कि वो बस जब ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी कभी। अब हमें देखते हैं इसको, डिस्टेंस को स्पीड टाइम से डिवाइड करते हैं। चलो हम एक बार स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इस कंप्लीट जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि 200 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, ठीक है। सो 200 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड आई है 50 किलोमीटर पर आवर, जो हमने कंप्लीट जर्नी के लिए निकाल दी। अब इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस ने कंप्लीट जो रास्ता है वो इसी स्पीड से ट्रेवल किया, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बस की स्पीड हो सकता है बीच में 80 भी गई हो, 90 भी गई हो, है ना। तो ये स्पीड तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जब ब्रेकर आएगा तो स्पीड कम भी होगी, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 भी होगी, तो स्पीड तो इससे कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। बट ये जो स्पीड निकल कर आई है ये कैसी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। ये कैसी स्पीड है? एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जस्ट हमें एक आइडिया देती कि अच्छा, अगर हमारी बस ने चंडीगढ़ से दिल्ली, अगर इस बस ने मुझे 200 किलोमीटर अगर 4 घंटे में पहुंचा दिया तो फिर 500 किलोमीटर लगभग इतने घंटे में पहुंचा ही देगी, है ना। ये हम आइडिया लगा सकते हैं एवरेज स्पीड अगर मुझे पता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें जाननी होती है उस इंस्टेंट पर, है ना। अगर पुलिस वाले हमारा चालान काटते हैं ओवर स्पीडिंग का, तो वो उस इंस्टेंट पर देख रहे हैं ना कितनी स्पीड है। आप उससे पहले 5 मिनट पहले चाहे बिल्कुल 30 की स्पीड से चल रहे थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस इंस्टेंट पर किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। एवरेज स्पीड हम यूज करते हैं जस्ट टू टेक एन आइडिया कि अच्छा, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल किया तो आगे हम कितना टाइम लगा देगी बस अभी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। अब देख लेते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। ये तो हमने जस्ट समझने के लिए सब प्रोसेस किया। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, देखिए, एवरेज स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा v से, ठीक है, v से, एंड एवरेज के लिए मैंने लगा दिया av। वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल डिस्टेंस लेना है और टोटल ही आपको टाइम डिवाइड कर देना है, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड पर बहुत बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, तो फॉर्मूला देखो यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर वो आपको टुकड़ों में बताए कि अच्छा, उस बस ने या उस गाड़ी ने 10 किलोमीटर्स ट्रेवल किया इतने टाइम में, अगले 20 किलोमीटर्स ट्रेवल किए इतने टाइम में, ठीक है, यानी कि आपको क्या दे दिया? डिस्टेंस ऐसे पीसेज में दे दिया कि S1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया टाइम T1 में, ठीक है। फिर अगला जो S2 डिस्टेंस है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस है, वो उसने किया T2 टाइम में। फिर नेक्स्ट जो S3 डिस्टेंस है वो उसने किया T3 टाइम में, ठीक है। इस तरह से पीसेस में आपको दे दिया इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे?
तब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल हम कर देंगे टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस की जगह पर हम रख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल टाइम पर हम रख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको? सो इस तरह से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें जाननी है उस इंस्टेंट की, ठीक है। अब ये अगर गाड़ी है, ये पूरा वहां तक, ठीक है, अपनी जर्नी तक कंप्लीट करने तक वो कितने टाइम में पहुंची, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि वो छोटा सा इस इंस्टेंट पे, मान लो बीच में कहीं है, तो इस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी है, राइट। तो अगर आपको इसी इंस्टेंट पर स्पीड जाननी है तो आपको बहुत छोटा सा टाइम लेना होगा, ठीक है। लेट्स से बहुत थोड़ी सी हमें उसको डिस्प्लेसमेंट देखनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एस, इसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स से डेल्टा टी टाइम में किया। हमें टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल बनाना होगा, ठीक है। टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल, आप बिल्कुल 1 सेकेंड में देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए। तो आपको टाइम इंटरवल अपना क्या बनाना है, छोटा बनाने की कोशिश करनी है, जितना कम आप कर सकते हो उसको उतना कम करना है, ठीक है। तो वो जो हम डिवाइड करेंगे, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जब हम ये करेंगे तब हमें क्या पता लगेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लगेगी, यानी कि वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब है कि स्मॉल, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा स्मॉल चाहिए तो हम क्या लगा देते हैं, लिमिट, ठीक है। लिमिट यहां पर डेल्टा टी अप्रोच करना चाहिए 0 को, यानी कि आपको इतना छोटा टाइम इंटरवल करना है, जितना स्मॉल आप टाइम इंटरवल कर दोगे, देखो उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। सो डेल्टा टी जो हमारा टाइम इंटरवल है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट हम यहाँ पर लगा देते हैं, लिमिट है ये, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां पर यूज हुआ डिफरेंशिएशन, तो हमने मैथमेटिकल टूल्स क्यों पढ़े थे, इसीलिए तो पढ़े थे, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड जाननी है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना होगा, एस, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया होगा, जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लग जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे शायद, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब हमने किया भी था इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। अभी भी हम करेंगे इस चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस, बट आज के इस लेक्चर में तो हम ये टर्म्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी डी एस अपॉन डी टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखो अभी जो हमने पढ़ा यहां पर, कई बार तो हमें इतना सिंपल तरीके से दिया होता है कि डिस्टेंस S1, ठीक है, S1 डिस्टेंस उसने T1 टाइम में ट्रेवल किया, अगला जो S2 डिस्टेंस था वो टाइम T2 में ट्रेवल किया, तो हमने डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल टाइम निकाला और फॉर्मूले में वैल्यू डाली, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ली। बट कई बार वो हमें डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है V एवरेज इज इक्वल टू टोटल, आपको करना है वेट, यहां पर मैं लिखता हूं S1 प्लस S2 एंड सो ऑन, यानी कि ठीक है Sn, जितने भी पार्ट्स में आपको दिया हो 1 2 3, ठीक है। तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस करते जाएंगे ऐसे Tn, nth टाइम इंटरवल आपको ऐड करते जाना है। टोटल टाइम ये हो गया, टोटल डिस्टेंस ये हो गया, आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हमें कैसे दिया होगा, कई बार हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। अब अगर ऐसे दिया गया है डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब उसको तो क्वेश्चन बनाना है, आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा घुमा के देनी है। फॉर्मूला यही यूज होगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, देखिएगा फॉर्मूला हम बिल्कुल यही यूज करेंगे, बट इंफॉर्मेशन देखो कैसे दी गई है, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, देखिए
मान लेते हैं कि S1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, अब टाइम नहीं बताया, उसने क्या बताया, S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया V1 स्पीड के साथ। मैंने पहले 10 किलोमीटर अपनी जर्नी के ट्रेवल किए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैंने क्या बताया आपको, टाइम डिस्टेंस बताया और स्पीड बताई। अगले 20 किलोमीटर्स मैंने ट्रेवल किए 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू डिस्टेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट S2 स्पीड V2 से ट्रेवल किया, फिर S3 हमने ट्रेवल किया V3 स्पीड से, इस तरह से, ठीक है। तो अभी दो ही स्पीड मान लेते हैं एक बार के लिए, S1 S2 एंड V1 V2, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसका मीनिंग ये है डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। क्लियर है। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस तो देखो मैं निकाल सकता हूं, S1 प्लस S2 ये तो निकल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V एवरेज जब हम निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा S1 प्लस नीचे साथ में आ जाएगा S2, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब करना है टोटल टाइम, यानी कि T1 प्लस T2। सो अब टाइम T1 हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से। टाइम T1 हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम जानना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम को उधर, स्पीड को नीचे। तो इस इंटरवल के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम इंटरवल हो जाएगा S1 अपॉन V1। अब देखो आपको टाइम पता है, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं S2 अपॉन V2, यानी कि मैंने सेकेंड वाला जो इंटरवल था वहां पर भी मैंने निकाल लिया वो कितने टाइम में ट्रेवल किया, T2 टाइम में ट्रेवल किया। अब T1 और T2 मुझे पता है, वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो इट विल बी S1 अपॉन, देखो S1 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस S2 अपॉन में क्या हो जाएगा V2। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल, इस तरह से S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। हमारी एवरेज स्पीड इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट, चलिए अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V एवरेज S1 प्लस S2 को नीचे ले आते हैं, V एवरेज के नीचे, ठीक है। सो S1 प्लस S2 को हमने यहाँ ले आए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो V1 V2 LCM लेंगे, ऊपर क्या बनेगा S1 V1 नहीं S1 V2, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम V1 V2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि V1 V2 LCM लेंगे वो डिनोमिनेटर से फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। V1 V2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा देखो S1 के साथ में आ जाएगा V2 प्लस S2 के साथ में आ जाएगा V1। मतलब इसको ही रीअरेंज करने का तरीका है, वैसे तो आपने कुछ भी नहीं करना, यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस है, ये टाइम है T1, ये टाइम है T2, बस आपने ये वैल्यूज यूज करनी है, ओके। अगर हमारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, स्पेशल केस बनाकर हम ये कर लेते हैं। अगर हमें ये गिवन हो कि मैंने फर्स्ट 10 किलोमीटर्स स्पीड V1 से ट्रेवल किए, नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स मैंने स्पीड V2 से ट्रेवल की, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में S1 और S2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्पेशल केस बनाकर याद कर सकते हैं, या फिर आप याद करना नहीं चाहें तो ये डिराइव भी किया जा सकता है। तो स्पेशल केस क्या है, दिस इज योर स्पेशल केस। ये क्या बन जाएगा, ये है इफ ओके S1 इज इक्वल टू S2। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों किसके इक्वल हैं, S, डिस्टेंस S के ये इक्वल है, तो जो V एवरेज है, V एवरेज वो क्या हो जाएगी, देखो S प्लस S कितना हो जाएगा 2S, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा S बाय V1, S बाय V2, ठीक है, दोनों को ऐड करना है तो S वहां से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक है। क्लियर ये चीज, S से S कैंसिल हो गया, ऑल राइट। एंड इट विल बिकम, देखो 2 ऊपर है, V1 V2 एलसीएम बनकर ऊपर जाएंगे, सो 2 V1 V2, नीचे क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ऑल राइट। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है, दो अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए हमें दो अलग अलग स्पीड्स आपको दी हुई है। फॉर्मूला देखो आपको यही यूज करना है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, तो आपको देखो ये याद रखना है,
और कुछ याद हो ना हो, ये आपको याद क्या रखना है, ये तो आपको याद होगा ही। ऑलराइट, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यही हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। लेकिन ये हमने एक स्पेशल केस डिस्कस कर लिया है, मतलब हम यूज तो यही फॉर्मूला कर रहे हैं बट उसको हमने एक तरह से सिंपल फॉर्म में निकाल लिया है। अगर हमारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, इसी चीज को हम हार्मोनिक मीन कह देते हैं। कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा हार्मोनिक मीन, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है ये वैसे तो, लेकिन आई गेस नज़र आ जाएगा। हार्मोनिक मीन इसको कह दिया जाता है। v1 और v2 का ये क्या है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन, ये सब मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर मैं v1 और v2 दो नंबर्स को v1 प्लस v2 अपॉन में 2 कर दूं तो वो उसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है, मतलब डायरेक्टली हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये उनका हार्मोनिक मीन होता है। तो ये भी आप समझ लें कि कुछ जैसे अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और वैसे ही फिर एक हार्मोनिक मीन भी होता है। तो दो वेरिएबल्स या फिर दो जब हमारे पास ये नंबर्स हैं तब ये हार्मोनिक मीन ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। देखो यहाँ पर जितने नंबर्स, अभी 2 नंबर थे तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 नंबर होंगे, अगर v1 v2 v3, अगर वो हमें जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देता है तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 3, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। तो हमें वो इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें ये जर्नी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मिलती है तो। अदरवाइज ज़्यादातर ऐसे 2 पार्ट्स का ही क्वेश्चन आता है। अगर मोर देन 2 पार्ट्स हैं तो आप जिस तरह से हमने डिराइव किया वैसे ही इसे सॉल्व करें। ये तो स्पेशल केस है सिर्फ अगर 2 पार्ट्स में डिवीजन है तब, और उसमें भी दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो हमने देखा, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की व्हेन डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स वर गिवन। अब एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर हमें डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हो इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब ये कैसे होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं, इस पार्ट पे हम इसे करते हैं। डिफरेंट स्पीड्स गिवन है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, यानी कि मुझे ये बता दिया कि मैंने पहली 10 मिनट इतनी स्पीड से चला, मैं अगली 10 मिनट इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्पीड गिवन है, डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो v1 स्पीड से मैंने चला फॉर टाइम t1, ऐसे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। v2 स्पीड से मैंने मूव किया फॉर टाइम t2, ठीक है। सिमिलरली v3 स्पीड से मैं मूव कर रहा हूँ फॉर टाइम t3। तो इस तरह से हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, दिस इज आवर इंफॉर्मेशन। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, इसी को हमने यूज करना है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे टाइम तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 जितने भी पार्ट्स हो, टोटल टाइम तो आसानी से आ जाएगा। डिस्टेंस गिवन नहीं है, s1 s2 s3 ये नहीं पता, तो ये कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, अगर आपको v1 पता है, टाइम t1 पता है, आपको ये पता है कि इतने टाइम के लिए आपने इतनी स्पीड से मूव किया, तो डिस्टेंस s1 क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई t1, ऑब्वियसली है ना। और s2 ये क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस s2 क्या हो जाएगा, v2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t2। ऑलराइट, तो हमने s1 और s2 गिवन नहीं था बट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता लग गया s1 क्या है, s2 क्या है, तो हम अपनी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि v एवरेज वो क्या हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस यानी कि s1 प्लस s2, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस s1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे v1 मल्टीप्लाइड बाई t1 प्लस फिर आ जाएगा v2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t2, ओके। डिवाइड होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा, टोटल टाइम से, और टाइम तो आप एज इट इज कर सकते हैं t1 प्लस t2, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 पार्ट होते, 3 पार्ट्स में गिवन होता, तो एक और पार्ट आ जाता न्यूमरेटर में v3 t3, ठीक है। v3 और t3 नीचे आ जाता t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या गिवन है, स्पीड्स गिवन है। वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, अभी हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल में हमें क्या पता है, स्पीड के बारे में पता है तो। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर भी एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं, इस ना तो ये स्पेशल केस, ठीक है, जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया। यहां पर हमने कहा कि अगर s1 और s2 बराबर हो जाएं, यहां पर हम कहेंगे इफ t1
इज इक्वल टू t2, ठीक है। अगर वो जो टाइम इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये भी 10 मिनट के लिए मैंने बताया, 10 मिनट मैंने इतनी स्पीड से मूव किया, अगली 10 मिनट मैंने इतनी स्पीड से मूव किया, तो यहां पर टाइम इंटरवल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। t1 और t2 इक्वल है। लेट्स से हम इसको मान लेते हैं कि इक्वल है वो t के, ठीक है। जस्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए आसानी हो जाएगी, तो हमारी एवरेज स्पीड देखो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम t से, v2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम t से, तो टाइम t तो कॉमन आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, क्लियर है। टाइम t मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2, नीचे क्या होगा देखो t प्लस t, दो बार t को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, क्लियर है। अब ये देखो 2 से मैं कहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, क्या बच गया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये आ गया हमारा फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए, अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपको दो स्पीड दी हुई है, ठीक है, एक में आपकी स्पीड है v1, दूसरे में आपकी स्पीड है v2, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे तब कर सकते हैं जब आपके टाइम इंटरवल्स क्या है, इक्वल है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, अभी जब मैंने हार्मोनिक मीन की बात की थी तो मैंने कहा था अगर दो नंबर्स को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 3 नंबर्स को आपने ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, 10 नंबर्स को आपने ऐड किया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो चीज क्या होती है, वो अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सो कई बार आपको ये देखने को मिल जाता है, लिखी होती है स्टेटमेंट ये स्पेशल केस के अंदर ही, कि अगर हमारे टाइम इंटरवल्स इक्वल है तो हमारी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं हम, अगर हम सभी स्पीड्स का क्या कर लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या है। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग जस्ट यही है कि आपने जितनी भी स्पीड्स हैं उन सभी को ऐड किया, और जितनी भी स्पीड थी, अगर 5 स्पीड है तो फिर 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ही स्पीड है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हार्मोनिक मीन का मीनिंग क्या होता है, जितनी स्पीड्स हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 2 ही स्पीड थी तो 2 आया, अगर 3 स्पीड होंगी तो यहाँ पर 3 आएगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था, और नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ऐसा होगा, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। हमने डिस्कस किया एवरेज स्पीड का टॉपिक हमने फिनिश किया इसके साथ, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, तो इस फॉर्मूले को तो देखो कभी भी नहीं भूलना, ये आपको चाहे याद ना भी रहे आप डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं अब हम, क्योंकि अभी वेलोसिटी वर्ड मुंह से निकल गया था तो चलो वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड के बारे में हमने बात कर ली, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, ये दोनों क्या थी, स्पीड की टाइप्स। और हम जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है तो हम उसकी 2 तरह की स्पीड्स निकाल सकते हैं, या तो किसी इंस्टेंट पर स्पीड निकालेंगे या फिर उसकी कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया था अभी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के लिए हम कैसे डिफाइन करें, डेफिनेशन तो देखो सेम ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही डेफिनेशन किसमें थी, स्पीड की भी थी। यहां पर बस एक ये पार्ट एक्स्ट्रा लग गया, इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, ऑलराइट। जैसे हमने देखो स्पीड को क्या लिखा, स्पीड, चलिए अब वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होगी, डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम ना आए। तो हमने कहा कि स्पीड क्या होगी, डेल्टा x, जितनी भी आपकी पोजीशन मतलब चेंज हुई, ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना डिस्टेंस, ठीक है, कितनी आपकी पोजीशन चेंज हुई, अपॉन में कितना टाइम, पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हुई वो तो नहीं आया यहां पर। जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, v, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, अभी तक हम स्पीड को कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही वेलोसिटी आ गई तो हम वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे v, स्पीड के लिए चलो यूज कर लेते हैं s, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो वेलोसिटी v वेक्टर, अब ये वेक्टर है तो अब इसको मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ।
सो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स वेक्टर बन जाएगा। ये क्या है, छोटे छोटे डिस्टेंस हैं, छोटे छोटे आपके डिस्टेंस, ये आपकी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। क्या है ये, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। आप इसको कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या कह सकते हैं इसे हम, डिस्प्लेसमेंट। अगर कंप्लीट जर्नी में हम बात करें तो वैसे है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम इसे कह सकते हैं। फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों बात डन है। स्पीड के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट देखिए, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी जो स्पीड की होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड। एक वेक्टर क्वांटिटी है, लोग यहां पर लिख देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा ही था। स्पीड और वेलोसिटी में हमें क्लियर हो गया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा जो स्पीड का था, क्योंकि फॉर्मूला तो देखो वही है ना, लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड में भी वही कर रहे हैं, लेंथ अपॉन टाइम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक और चीज़, हम यूनिट के बारे में जब हम बात करें तो मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे हम व्हीकल्स में जो हमारा स्पीडोमीटर है वो मीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं बताता, वो किस में बताता है, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमें किलोमीटर पर आवर में कई बार जब स्पीड गिवन होती है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, किलोमीटर्स का मीनिंग होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर का मीनिंग होता है 3600 सेकेंड, है ना। ये हो जाती है 3600 सेकेंड। अब ये देखो मीटर्स में है, ये सेकेंड में है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/36, ये क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 1 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको देखो 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है, आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, 5/18, ठीक है। सिंपली हम ये यूज करेंगे। अब 50 किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सिंपल यूनिटरी मेथड हमें अपना यूज करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये कन्वर्जन जरूर आप नोट कर लें, वैसे तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, और अगर याद नहीं भी आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। किलोमीटर को 1000 मीटर लिखा, टाइम को लिखा 3600 सेकेंड, लेकिन अगर डायरेक्टली याद रह जाए तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है वेलोसिटी के बारे में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमने स्पीड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्पीड 2 तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी भी 2 तरह से हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अगेन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी जो है, जो कि हमारा एक वेक्टर है, देखो v वेक्टर, ठीक है, इसके साथ नहीं लगा दिया वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एक वेक्टर कांस्टेंट है ना, वेक्टर कांस्टेंट होने का मीनिंग ये है कि उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं, दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं। अगर हमने एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम सेम स्पीड से जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी सेम है, क्योंकि हमारी स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन भी हमारी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट जैसे ही ये बंदा वापस आने लगेगा, ठीक है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज की, मान लो कि उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं भी की, अभी भी वो सेम ही स्पीड से वापस आ रहा है, तो ठीक है, उसकी स्पीड दोनों सिचुएशन में सेम है, जाते हुए और वापस आते हुए, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। अब हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज ना करे, जब तक कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे, ठीक है, और सेम स्पीड से भी करे, अपनी स्पीड को भी चेंज ना करे, तब वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा, ठीक है। वो वेलोसिटी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ऑब्वियसली ये बड़ा एक आइडियल सा केस है, रियल लाइफ में हमें ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलते नहीं है। रियल लाइफ में जो हमें देखने को मिलता है वो होती है वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो वेरिएबल वेलोसिटी का एक और दूसरा नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट।
क्योंकि उसे अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसे कह सकते हैं। मीन्स वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। अब वो कैसे चेंज होगी, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों ही सिचुएशन में वो वेरिएबल वेलोसिटी के अंडर आ जाएगा, हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, तो अगर एक पर्सन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर ली, वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अगर वो पहले डायरेक्शन चेंज नहीं की, मान लो अभी मूव कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड, करता गया, अभी वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब ऐसे कैसे इंक्रीज हो गया, वो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हुई है, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में देखो हर इंस्टेंट पर आपकी, मान लो कि आप एक सर्कल में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, एक राउंड अबाउट के चारों आप घुमा रहे हो, एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट पर आपकी चेंज हो रही है। तो ये सब कंसेप्ट्स आपने पहले भी पढ़े हैं, इसीलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स ऐसा नहीं कि नए कंसेप्ट हैं, आपको पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन से भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और अगर दोनों ही चीज़ें चेंज नहीं हो रही तब हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। ओके, तो अब अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी सेम नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, ठीक है, जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ओके, तो वहां पर हम क्या पूछ सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। लेकिन हम ये भी बता सकते हैं उसकी कंप्लीट जर्नी में, है ना, कंप्लीट पाथ में उसने कितनी एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी। यानी कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो या तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं या फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी देखो यूनिफॉर्म है, वो सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सेम ही आएगी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हर टाइम पर वो अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है तो एवरेज भी 10 आएगा, ठीक है, तो वहां तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि वेरिएबल क्या है आपकी, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो आप या तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे या फिर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाएगी। अब दोबारा से देखो, जैसे हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात की थी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है v एवरेज, क्या हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के टाइम पर हम यही करते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाननी तो देखो उस इंस्टेंट पर ही जानना है आपको, जो अपना डिस्प्लेसमेंट है या फिर मैं ये कहूँ जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा एक्स वेक्टर डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा टी टाइम में, तो ये आपका क्या है, एक तरह से वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं इस टाइम इंटरवल को लिमिट लगाकर कह देता हूं कि ये डेल्टा टी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, यानी कि अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, ओके। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आ जाएगी। यहां पर आपको क्या करना है, देखो वी एवरेज निकालने के लिए जो भी आपके डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, ठीक है, थ्रू आउट,
मान लो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 वेक्टर, फिर हुआ डिस्प्लेसमेंट x2 वेक्टर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो उन सभी को ऐड कर दो डिस्प्लेसमेंट्स को, ठीक है, सभी को ऐड करते चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वेक्टर्स का सम, नीचे आपका टोटल टाइम चलेगा t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, हम चले जाएंगे tn तक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमें बताएगी एवरेज वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो रहा है, और ये जो चीज़ हमें बताएगी अगर हम x वेक्टर को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दें, या फिर ये माने कि आप dt टाइम के अंदर आपने dx वेक्टर मूव किया, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हमें पता है कि हमारे व्हीकल्स में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड बताने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी के लिए। लेकिन स्पीडोमीटर क्या बताता है? चलो ये तो आपको पता है, स्पीड बताता है, ठीक है, वेलोसिटी तो नहीं बताता है ना, स्पीड बताता है। तो कौन सी स्पीड बताता है हमें? एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड? उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है हमें। क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताता है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम एक इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड के साथ में, तो मेरी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, ये मैंने क्या बता दी? स्पीड बता दी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस मोमेंट पर, है ना, मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस इंस्टेंट पर, सेम इंस्टेंट पर मेरी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, बस डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीडोमीटर क्या हम कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताता है, वेलोसिटी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। वो एक ही बात है, मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो एक ही चीज़ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया तो डायरेक्शन गई। तो यानी कि यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन की, किसी गाड़ी की, किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूँ अच्छा उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो एटलीस्ट आप उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बता सकते हो, वो वही होगा जो स्पीड होगी, राइट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आई गेस वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर अब हम देखते हैं व्हेन इज द एवरेज स्पीड। अब एक क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा कब होगा कि जो आपकी एवरेज स्पीड है, ठीक है, v एवरेज, ये स्पीड है, इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैं वेक्टर लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे स्पीड ही देगा, v एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। आपकी एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाए? एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। अब एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, क्लियर है आपको? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए? जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, ठीक है, टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो टोटल टाइम जो है, वायर, तो टोटल टाइम जो है वो क्या है? दोनों जगह पर है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल हमें चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब टोटल डिस्टेंस मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, व्हेन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऑल राइट। और हम यहां पर क्या बता सकते हैं? यानी कि अगर एक पर्सन हम मानते हैं कि ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता रहे, अपनी डायरेक्शन को वो चेंज भी ना करे, रिवर्स भी वो ना आए, तो उस टाइम पर क्या होगा? उसका टोटल डिस्टेंस और उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगी। यानी कि मोशन क्या होना चाहिए? शुड बी अलोंग वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अलोंग मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए
अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि इस लेक्चर में हमें सभी बेसिक टर्म्स को कवर करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। हम हर तरह की स्पीड, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होती है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हमें क्या बताती है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, या तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ये हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये मुझे क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मान लो कि वी फाइनल वेलोसिटी कुछ वी एफ से हमने लिखा, वी इनिशियल वेलोसिटी हमने वी आई से लिखा, अपॉन में जितने भी टाइम में हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर क्या है? वेक्टर है, तो ये भी हमारा वेक्टर आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें बता रही है। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? देखो एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? यहां पर क्या आ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड है, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी यूनिट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन का, डायमेंशनल फॉर्मूला किया है आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। और वो नीचे है, तो मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो टाइम की पावर देखो -2 हो जाएगा। मास यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, तो उसकी ज़रूरत हमें है नहीं। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन आप देखेंगे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। कभी भी आपको, जैसे स्पीड तो आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाती है, ठीक है, ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी भी एक्सेलरेशन आपने ध्यान दिया हो, अगर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, तो कभी भी एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये भी तो हो सकती है ना, है तो ये भी एक्सेलरेशन की ही यूनिट, ठीक है। ऐसा यूनिट नहीं है, बट है तो एक्सेलरेशन की यूनिट, लेकिन कभी भी हम ये यूज करते नहीं है ना। ध्यान दिया होगा, कभी भी हम ये यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आइडिया लगाना बहुत आसान है कि अगर मेरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग ये है कि मेरी 2 मीटर्स पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है। ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि मेरी एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। अगर ये माइनस होता तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में मेरी इतनी स्पीड बढ़ रही है, अगली सेकेंड में भी मेरी 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकेंड में भी उतनी हो जाएगी। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितनी एक्सेलरेशन का ना आइडिया लगाना, फील लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ज़्यादा इजी है। गलत नहीं है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बट कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्पीड आपको दोनों तरह से देखने को मिलेगी, दोनों यूनिट्स में, ठीक है। क्योंकि हम गाड़ियों में जब ट्रेवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ मीटर पर सेकेंड में स्पीड बताना उतना प्रेफरेबल नहीं है। अगर हम बाइक पर जा रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में ही कंफर्टेबल लगता है ना। 60 किलोमीटर पर आवर सुनकर हमें समझ में आता है, क्योंकि वो वैसे ही हमें आदत हो गई है। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हम यूज़ नहीं करते हैं एक्सेलरेशन के अंदर, हमेशा हम यूनिट यही यूज़ करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। क्योंकि इसको हमें फील करना काफ़ी इजी है कि एक सेकंड में कितनी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, नेक्स्ट सेकंड में भी उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी, और ऐसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन कर लिया, यूनिट के बारे में बात की। अब देखिए फिर से, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी दो तरह से हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ये बात तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ही बात है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग ये है कि आपकी जो वेलोसिटी है, देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग ही ये है कि आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। यूनिफॉर्म वर्ड लग गया तो मतलब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, ओके। सो व्हेन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, या तो आप ये बोलेंगे, ठीक है, या फिर व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इसका मीनिंग है इंक्रीजेस, और
ये मैं बना रहा हूं डिक्रीजेस के लिए, इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे बाय अ, ठीक है, बाय इक्वल अमाउंट, हम ऐसे लिखेंगे इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बन जाती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, पहली सेकंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगली एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है ना, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, वो इक्वल अमाउंट से नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, क्या लिखेंगे, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है, ये हो जाएगी डेफिनेशन वेरिएबल वेलोसिटी की या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन की या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ओके, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आप मीनिंग समझ ही गए। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो वो चेंज कर सकती है एक्सेलरेशन। ये जो केस है वो बहुत कम ही हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। हम जो डिस्कस करेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में ही हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको याद होगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वहाँ पर कंडीशन यही होती है कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, ये केस हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, बट ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है। लेकिन वो जो इक्वेशंस है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये कंडीशन होती है कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट पार्ट पर अब मूव करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, और हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि जब एक्सेलरेशन सेम नहीं रह रही, ठीक है, जब एक्सेलरेशन भी चेंज कर रही है तो वहां पर हमें भी 2 तरह से निकाल सकते हैं। या तो किसी इंस्टेंट पर ही पूछ लिया अभी इस इंस्टेंट पर क्या एक्सेलरेशन है, या फिर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ली थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन में भी मुझे क्या बताना है, एवरेज, ठीक है, वो क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं v फाइनल, बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी वाले वेक्टर में से इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर माइनस कर लो, है ना। बिल्कुल जब आपने जर्नी को स्टार्ट किया और जर्नी को जब फिनिश किया, ठीक है, जब स्टार्ट किया तो आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा कुछ, उसके बाद में वो चेंज होता रहा, उससे लेना देना नहीं है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो भी है वो आप यहाँ पर यूज करें, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स, यही आपका चेंज इन वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी। अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अगर मैं इसको लिखता तो क्या क्या लिखता, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, नीचे आ जाता टोटल टाइम, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, हमें मिल जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रखता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, इंस्टेंटेनियस जानना है तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल आपका होना चाहिए, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हमें लगाना ही पड़ेगा। और आपकी एक्सेलरेशन कैसी आ जाएगी, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम जान सकते हैं इस टाइम पर अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब इतना स्मॉल होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इंस्टेंटेनियस वाला। ओके,
सो बस सिमिलर से टॉपिक है, इसीलिए मैंने इनको एक ही लेक्चर में कंपाइल करने की कोशिश की है, कंप्लीट करने की कोशिश की है, क्योंकि देखो सेम चीज़ें हैं, तो हम अलग अलग लेक्चर्स में करते तो वो फ्लो नहीं बन पाएगा। सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। डिफाइन करना है तो लिख दो टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर हो जाएगा वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज देखना है वेलोसिटी में, और उतना ही स्मॉल आपका क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल dv वेक्टर अपॉन dt, यहां से आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, कब हमें इनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारी एक्सेलरेशन चेंज हो रही हो। अगर आपकी एक्सेलरेशन सेम है तो फिर आपको हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन सेम है, तो ये निकालने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन में निकालोगे तो वो भी सेम आएगी, अगर आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमें इनकी जरूरत तब पड़ती है जब हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। एट दैट टाइम वी विल नीड टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बट ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा जहां पर एक्सेलरेशन सेम ना हो ऐसे क्वेश्चंस कम आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन लास्ट स्लाइड। एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है जो वेलोसिटी को विच इंक्रीजेस वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम एक्सेलरेटर पर पांव दबाते हैं गाड़ी चलाते हुए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, 10 से 20 फिर 30 80 किलोमीटर पर आवर पर पहुंचा दी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, पहुंच गए 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर कैसी एक्सेलरेशन हुई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुई, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है, जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रेक गाड़ी के जब हम ब्रेक दबाते हैं तब हम 80 किलोमीटर पर आवर से पहुंच गए 0 किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। ऐसी एक्सेलरेशन जब हमें देखने को मिली तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहां पर जो फोर्स है, लेकिन वैसे हमें इस चैप्टर में फोर्स के बारे में बात करनी नहीं है क्योंकि काइनेमेटिक्स है, ठीक है। कॉज जो है मोशन का, चाहे मोशन हो रहा है या फिर मोशन रुक रहा है, ब्रेक लगाने से मोशन आपका रुक जाएगा ना, तो वो किसकी वजह से रुक रहा है, फोर्स की वजह से रुक जाएगा, लेकिन फोर्स की हमें बात करनी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो गाड़ी है, जो हमारी गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा, ठीक है। आपका वेलोसिटी वेक्टर वहां है, एक्सेलरेशन वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तभी वो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर ये इस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसके दो नाम और हम यूज करते हैं, या तो आप इसको सुनते होंगे रिटार्डेशन, ये आपने सुना होगा, रिटार्डेशन वर्ड यूज कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर हम यहां पर यूज करते हैं डीसेलरेशन, डीसेलरेशन। तो दोनों का मीनिंग यही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। रिटार्डेशन बोलो या फिर डीएक्सेलरेशन बोलो या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यहां एक्सेलरेशन जो है आपकी नेगेटिव होने वाली है, जो उसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, वो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, सो विद दिस पार्ट वी आर डन विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ में कोई उसका फ्रेंड है नहीं जो डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो आई होप आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, ये बेसिक टर्म्स थी, ठीक है, वो आपको क्लियर होंगी। कल हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।